हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर का हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है एमएसपी। तो एमएसपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो चलो आज देखने वाले हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ और साथ ही साथ एमएसपी। तो फार्म सब्सिडीज़ होती क्या है? फार्म सब्सिडीज़ आर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स पेड टू फार्मर्स, एग्रीकल्चर बिजनेसेस एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लीमेंट देयर इनकम टू इन्फ्लुएंस द कॉस्ट एंड सप्लाई ऑफ सच कमोडिटीज़। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताई कि फार्म सब्सिडीज़ होती क्या है, जिसके लिए जो भी फार्मर्स इनपुट्स लगाते हैं अपने फील्ड में, मतलब जो फार्म फील्ड होती है वहाँ पे, अगर उनको कोई धान या ग्रेन उगाना है तो उसके लिए काफ़ी सारा इनपुट्स लगता है, जैसे कि सीड्स लगते हैं, फर्टिलाइज़र लगता है, उसके लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है और वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जो वाटर के लिए इरिगेशन सिस्टम लगता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके ऊपर क्या होता है, अगर वो फार्मर अकेला सारा इनपुट्स लगाएगा उस फार्म में उस धान को उगाने के लिए, तो हो सकता है जब वो मार्केट में उस धान को बेचेगा तो उतना पैसा नहीं आएगा जितना उसने इनपुट लगाया होगा। सपोज़ मान ली उसके लिए इनपुट लगा है 2000 का और उस धान के लिए पैसे आ रहे हैं मार्केट में फाइनली 1500 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटा कितना होगा फार्मर्स को? जितना उसकी मेहनत तो चली जाएगी लेकिन साथ ही साथ उसको घाटा होगा, मतलब टोटा कितना होगा 500 रुपीज़ का। तो ये ना हो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज़ देती है, मतलब उनको रिलीफ प्रोवाइड करती है। अभी देखो यहाँ पे इनपुट 2000 का लग रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 1000 अपनी तरफ से सब्सिडी देगी ताकि वो अफोर्ड कर सके, ताकि वो सस्टेन कर सके फार्मर। ठीक है, तो इसी अगर 1000 की दे देती है गवर्नमेंट, 2000 लग रहा है तो 1000 गवर्नमेंट दे रही है और फाइनली वो बेच रहा है, तो वहाँ पे अगर 1500 में वो फाइनली बेच रहा है, वो प्रोड्यूस जो उसने प्रोड्यूस किया होता है, तो उसमें से उसको 500 बेनिफिट होता है, मतलब सब कुछ उसका जाके इनपुट्स और ये सब जाके उसको 500 का बेनिफिट होता है। तो इसी को बोला जाता है सब्सिडीज़। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो ये सब्सिडी जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारे जीडीपी की 2% सब्सिडी हम प्रोवाइड करते हैं और जो टोटल है वो 21% ऑफ देयर फार्म इनकम, जितनी फार्म इनकम होती है उसके 21% हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का डाटा है। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। इस तरह से अगर फार्म सब्सिडीज़ के ऊपर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन लिखोगे और साथ ही साथ या तो डाटा, जो ये डाटा प्रोवाइड किया है मिनिस्ट्री ने, उसका आप वहाँ पे कोट करके आंसर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके रैशनल क्या है फार्म सब्सिडीज़ के। तो इसका रैशनल यही है कि फार्मर्स को सपोर्ट करना, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, फार्मर को सपोर्ट करना है। एज अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स हैव स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग आ रहा है, लैंड होल्डिंग। अब अगर देख रहे हो तो आज के टाइम पे ये सबसे बड़ा इशू है कि काफ़ी लोगों के पास 1 या 2 हेक्टेयर ही लैंड होती है। तो ये इनको बोला जाता है स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर। तो इनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इसका रैशनल ये है कि टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी होती है बाय मेकिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ प्रॉफिटेबल। अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रॉफिटेबल होगी तभी तो लोग करना चाहेंगे। अगर उसमें से प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है तो क्यों करेंगे लोग एग्रीकल्चर, बाकी दूसरे जॉब ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए भी गवर्नमेंट फार्म सब्सिडी प्रोवाइड करता है। दूसरी बात ये है, मतलब थर्ड है पॉइंट, टू प्रमोट एक्सपोर्ट। हमारा जो एक्सपोर्ट होता है इंटरनेशनल होता है, डोमेस्टिक भी होता है, स्टेट टू स्टेट, तो इसको प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है बाय प्रोवाइडिंग प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस एंड इम्प्रूव ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडियन कल्चरल एक्सपोर्ट्स। तो इसीलिए भी फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। अगर फार्मर्स को अगर सब्सिडी नहीं दी जाएगी और उनको वो अफोर्डेबल ही नहीं हो रहा है वो एग्रीकल्चर, तो वो करेंगे क्यों?
तो अगर वो करेंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या, मतलब हम फूड कहाँ से लाएंगे, ये भी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए भी फार्म सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, बहुत आसान है ये चैप्टर, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आपके पास जो भी वैल्यू एडिशन मटेरियल होगा, विजन का होता है, शायद अदर भी कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, स्टिक टू वन, कोई भी एक फॉलो करो और उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या चाहे आप मुझे बोलो कमेंट बॉक्स में तो मैं भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो टाइप क्या है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने कि फार्म सब्सिडीज़ की टाइप कौन सी होते हैं। एक तो डायरेक्ट सब्सिडी होती है जो कि डायरेक्ट कैश के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, और उसमें एमएसपी जो होती है ये कैश में ही दी जाती है, बट इसको आप इनडायरेक्ट भी कह सकते हो एमएसपी को, क्योंकि ये फूड ग्रेन के ऊपर दी जाती है। गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी फॉर 23 क्रॉप्स के लिए। अगर अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो 23 क्रॉप्स ऐसे हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करते हैं, with the aim of guaranteeing the farmers receive a predetermined minimum price for their agricultural produce even in situation where market price may dip below this threshold। अगर सपोज मान लीजिए कि अगर फार्मर्स ने कोई वीट हो या चाहे राइस हो वो ग्रो कर रहा है और फाइनली जब वो बेचने जाता है तो वहाँ पे मार्केट की प्राइस कम है, तो क्या हो सकता है, फार्मर्स को लॉस हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं गवर्नमेंट, जब वो सोविंग कर रहे होते हैं, मतलब जब वो उसको उगा रहे होते हैं, उसी टाइम पे वो डिसाइड करते हैं कि इतनी आपको हम एमएसपी देंगे, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना प्रोवाइड करेंगे हम, ताकि अगर सिचुएशन अगर आगे जाके मार्केट में बिलो भी होगा वो प्राइस तो भी आप अफोर्ड कर सको, इसीलिए ये एमएसपी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लिसाइट इनपुट सब्सिडी और इम्प्लिसाइट इनपुट सब्सिडी। इनपुट्स अभी मैंने बताया था, इनपुट्स का मतलब यही होता है फर्टिलाइजर, सीड, मतलब जो भी चीज़ें ग्रेन उगाने के लिए लगती है, जैसे लैंड लगती है, फर्टिलाइजर लगता है, सीड लगते हैं, इरिगेशन सिस्टम लगता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं इनपुट। तो एक्सप्लिसाइट और इम्प्लिसाइट मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सप्लिसाइट मतलब पेड टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर, सीड, इरिगेशन जो होता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने स्कीम भी लिखी है। ये जो कालिया स्कीम है ये उड़ीसा में चलाई जाती है, ये इनपुट सब्सिडी के लिए ही चलाई जाती है। और ये जो है रुइथु बंधु या रेतु बंधु, जो भी है अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना, ये एक स्कीम है तेलंगाना की जो कि डायरेक्टली फार्म सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इनपुट्स के लिए। और ये जो इम्प्लिसाइट इनपुट सब्सिडी है ये है नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड मनी बट हेल्प्स टू कट एक्स्ट्रा कॉस्ट। यहाँ पे डायरेक्टली मनी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन सपोज मान लीजिए एक फार्मर इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, तो उसके लिए अगर 3000-4000 बिल आ रहा है तो उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट कि आप 1500 ही पे करो, बाकी का आपके सब्सिडी में कट हो जाएगा। और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी होती है। अगर फार्मर ने लोन लिया है किसी बैंक से तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट मान लीजिए 10,000 का लोन है और इंटरेस्ट उनको 3000 या 4000 पे करना है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी तो फार्मर्स को 1000 पे करेगी और जो 2000 होगा जो बचा होता है उसका सब्सिडी में वो काउंट करेगी। इस तरह से ये इम्प्लिसाइड इनपुट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि हमारी पीएम किसान जो स्कीम है उसके द्वारा 6000 पर ईयर्स किसान को प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 चले जाते 3 मंथ पर 2000 पर 3 मंथ्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब इस तरह की इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उनके लिए। तो ये होती है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। ये इसका एग्जांपल आप पीएम किसान का लिख सकते हो। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री सब्सिडी। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस की जाती हैं, तो इसके लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है डायरेक्टली। तो ये कुछ उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट सब्सिडी में क्या आता है,
यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी की जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट इंश्योर इजी एक्सेस टू एग्रीकल्चरल लोन, क्रेडिट सपोर्ट, फाइनेंशियल नीड्स, इन्वेस्टमेंट इन फार्मिंग। तो ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कर देते हैं या इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एग्रीकल्चर में। तो इससे क्या होता है, सपोर्ट मिलता है फार्मर्स को। जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम है, ये इसी के लिए काम करती है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन। इंडिरेक्ट सब्सिडी में ये आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन करता है इसमें टू स्टेबलाइज प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, कैन प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस वोलेटिलिटी। तो इसके लिए ये ऑपरेशन ग्रीन ये चलाया था। जब ऐसे होता है ना, इन्फ्लेशन आता है, तो जो पेरिशेबल फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, तो इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट उस टाइम पे ये ऑपरेशन चलाती है इसे, ताकि फार्मर को लॉस ना हो। क्रॉप इंश्योरेंस इन केस ऑफ क्रॉप लॉसेज, जैसे कि ज़्यादा बारिश होने के कारण कभी कभी जो क्रॉप है, वो फसल जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए क्या करती है, ये जो स्कीम चल रही है हमारी PM फसल बीमा योजना, इसके द्वारा वो इंसेंटिव प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो रोड, इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज फैसिलिटीज़, इम्प्रूव एग्रीकल्चर एफिशिएंसी एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है AIF, जिसके द्वारा यहाँ पे पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को। ठीक है, तो ये हो गई इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी हमने देखी है। आप ये काफ़ी मतलब हर साल न्यूज़ में रहते हैं, इसमें से काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं, सभी थोड़ी बहुत चीज़ें हमेशा करंट अफेयर्स में रहती है, तो आपको जस्ट नोटिस करना पड़ता है उसको। और ये जो डायमेंशन होते हैं हर एग्रीकल्चर वाले, ज्योग्राफी वाले, पॉलिटी वाले, तो इसको कनेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, ये इनडायरेक्ट सब्सिडी में ही आता है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनहांस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसके लिए एजुकेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे कि ये हमारे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो कि किसान विकास केंद्र, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन और ट्रेनिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट है इशू क्या है, ये जो हमारे WTO है, वो जो हम सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स के लिए, तो यहाँ पे इशू क्यों दूसरी कंट्री रेज करती है, तो क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए लिमिट्स लगाया गया है WTO में। WTO का एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA है, जिसमें लिमिट सेट की गई है कि आप टोटल डोमेस्टिक सपोर्ट कितना करोगे आपने फार्मर्स के लिए। तो इंडियाज़ का जो MSP इशू है वो काफ़ी टाइम में WTO में उठाया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो लिमिट डिसाइड करके दी है WTO के अकॉर्डिंग, वो इतनी है कि ये जो लिमिट है 5% जो है सब्सिडीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ प्रोवाइड कर सकती है और 10% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। ये जो लिमिट दे रखी है WTO ने इस एग्रीमेंट के द्वारा, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो इससे ज़्यादा देते हैं। तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पे इशू रेज करती हैं WTO में। WTO का काम ही ये है कि जो सब्सिडीज़ है उसके ऊपर लिमिट लगाना, यही काम है इस एग्रीमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ का भी इशू है। इंडिया हैज़ यूज एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ ऑन सर्टन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विच कैन डिस्टॉर्ट ग्लोबल मार्केट्स एंड आर सब्जेक्ट टू रिडक्शन कमिटमेंट अंडर द AOA। मतलब जो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसमें बॉक्सेस दे, जैसे कि अंबर बॉक्स में आती है सब्सिडीज़, अदर भी दूसरे ग्रीन बॉक्स और ये सब है, तो आप वो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई सब्सिडीज़ देने की वजह से यहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, ज़्यादा जो फूड है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। तो ये फिर अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो घर में रख के क्या करेंगे, वो बेचना शुरू कर देते हैं। अगर गवर्नमेंट उसको ख़रीद भी लेती है तो गवर्नमेंट भी कितना स्टोर कर
कर सकती है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही, बाकी का वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब एक तरह से वो सरप्लस प्रोडक्ट जो होता है उसका डंपिंग शुरू हो जाता है। जैसे चाइना जो है अपना प्लास्टिक माल जो होता है पूरा वो इंडिया में डंप करता है इंडियन मार्केट में, तो वैसे ही हो जाता है। तो ये निगेटिवली अफेक्ट करता है फार्मर्स को एंड अदर कंट्रीज़ को भी। मतलब अदर कंट्रीज़ की जो फार्मर्स होते हैं उनको निगेटिवली अफेक्ट करता है ये, तो ये भी एक इशू है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज एंड ग्लोबल ट्रेड। जैसे कि WTO आर्ग्यूज दैट दीज सब्सिडीज डिस्टॉर्ट ट्रेड एंड निगेटिवली अफेक्ट अदर फार्मर्स। तो WTO यही बोलता है कि जो आप ये सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हो इससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और आप मार्केट में इसको डंप कर रहे हो, तो इससे अफेक्ट हो रहा है दूसरे फार्मर्स को, ये यहाँ पे इशू है। और नेक्स्ट है public stock holding. Food security is crucial. However, WTO considers this as ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़। तो WTO को लगता है कि आप जो ट्रेड है उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हो सब्सिडीज़ के द्वारा, लेकिन जो पब्लिक होती है उनको लगता है कि हम तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इससे फूड जो हमारी फूड की सिक्योरिटी है वो बनी रहती है, ये कहना होता है। मतलब ये बेसिकली ये इश्यूज़ है फार्म सब्सिडीज़ के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट है और भी है, शुगर केन के लिए भी है ना हमारा ये FRP, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आप ना मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसीलिए मेंस के जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़िए, अभी टाइम है, उसके नोट्स बना के रखें, ताकि नेक्स्ट ईयर 2025 में जब आप मेंस लिखोगे तो 3 मंथ का आपके पास टाइम मिलेगा, तो उसमें आप नोट्स नहीं बना पाओगे। तो रिवीजन करोगे और अपनी प्रैक्टिस करोगे, मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, तो अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी मेंस की। तो इसीलिए अभी से पढ़ना ज़रूरी है। तो ये जो है FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है ऑन शुगर केन, तो ये हैज़ exceeded the product specific subsidy limit under agreement on agriculture। तो यहाँ पे कितना हो गया है 2024-2025 में ये 8% हायर है। मतलब ये जो प्रीवियस ईयर में जितना दिया जाता था उसमें अभी ये इतना ज़्यादा हो गया, 8% ज़्यादा है। और जो फिशरी सब्सिडीज़ दी जाती है मे बी कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवर फिशिंग ऑफ मराइन रिसोर्सेज। तो ये भी एक इशू, ये इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अभी ये हमने पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ के बारे में देखा। तो अभी हम देखने वाले हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब MSP। तो MSP में पहले हम डेफिनेशन देखेंगे MSP का। सब्सिडीज़ में आता है MSP, सब्सिडी मतलब अलग होता है, अलग नहीं होता, लेकिन ये पार्ट ऑफ सब्सिडीज़ है। तो MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस is a form of market intervention by the government to ensure agricultural produce against any sharp fall in farm prices। अगर कहीं पे गिरावट हो रही है, सपोज मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया या जो मार्केट की प्राइसेस जो होते हैं वो गिर गए, तो उस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ही आती है। कैसे? MSP के द्वारा, ठीक है। ये मार्केट इंटरवेंशन करता है गवर्नमेंट, बेसिकली यही मतलब है कि MSP मतलब सपोर्ट करता है। अगर मार्केट में भी प्राइस प्रोड्यूस जो किया जाता है फार्मर्स के द्वारा उसके लिए प्राइस कम मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ये MSP के द्वारा मतलब भर के दे देती है गवर्नमेंट को, सॉरी फार्मर्स को। तो ये MSP की यहाँ पे ये जो है मैंने लिखा जो है ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो ये MSP जो है वो कौन अनाउंस करता है, ऐसे पूछ सकते हैं आपको प्रीलिम्स में, और ये पूछा भी गया है। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो अनाउंस करती है, किस बेसिस पे? जो हमारा ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP जो है, इसका जो डाटा होता है, मतलब ये जो रिकमेंड करती है उसी के अकॉर्डिंग हमारी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस करती है MSP। अभी तक कितने, अभी फ़िलहाल तो 23 क्रॉप्स के ऊपर MSP दी जाती है, उसमें वीट राइस तो आता ही आता है।
तो इसके लिए एमएसपी प्रोवाइड की जाती है। तो देखो ये दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछने की चांसेस है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, आप चेक कर सकते हो। CACP मतलब एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस जो है takes into account demand and supply, cost of production and price trends in the market when fixing MSP। जब ये MSP के लिए रिकमेंडेशन कर रही होती है वो किसके बेसिस पे करती है? डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब गेहूं का प्राइस कितना चल रहा है, राइस का कितना चल रहा है, ये मार्केट का एनालिसिस पूरा करके ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को बताती है, उसी के अकॉर्डिंग वो MSP जाहिर कर देते हैं, मतलब डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि MSP कौन अनाउंस करता है और किसके रिकमेंडेशन के ऊपर अनाउंस किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट मेथोडोलॉजीज है मे बी यूज टू कैलकुलेट MSP कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे ये 2 अप्रोच है। ठीक है, तो A2 अप्रोच में विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इनपुट्स सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर, लेबर। यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ इनपुट्स को कंसिडर किया जाता है, सीड का हो, फर्टिलाइजर का हो, लेबर का हो, A2 अप्रोच में। और A2 प्लस फैमिली लेबर, FL जो है फैमिली लेबर इंक्लूड यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है A2 एंड इम्प्लाइड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर। फैमिली भी वर्क करती हैं तो इसको भी कंसिडर किया जाता है MSP पे। बट अभी तक C2 अप्रोच जो है वो कंसिडर नहीं किया गया है, जस्ट A2 और FL जो है उसका अप्रोच कंसिडर किया गया है MSP के अंदर। C2 वाला अप्रोच नहीं किया है। मतलब C2 में क्या क्या आता है, A2 प्लस ये FL वाला जो है वो भी मतलब फैमिली लेबर भी कंसिडर किए जाते हैं, अलॉन्ग विथ इम्प्लाइड रेंट ऑन लैंड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एसेट। जो कैपिटल एसेट लगाया जाता है उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको भी कंसिडर करना चाहिए। बट अभी तक ये 2 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही MSP जाहिर की जाती है, इतना याद रख लेना, इतना ही सफिशिएंट है। तो यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स लीड बाय MS स्वामीनाथन हैड रिकमेंडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ C2 अप्रोच फॉर फिक्सिंग द MSP। तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये C2 अप्रोच नहीं गिना जाता, जैसे कि इसमें आता है सारी चीज़ें आती है, A2 आता है, FL आता है, बट जो लैंड का रेंट होता है और कैपिटल एसेट का जो इंटरेस्ट होता है वही कंसिडर नहीं किया जाता है इसमें। लेकिन MS स्वामीनाथन ने बोला था कि आप इसको कंसिडर करना चाहिए, C2 अप्रोच जो है उसको कंसिडर करना चाहिए while you are fixing MSP। However, presently the MSP are fixed at least 50% more than cost of production as calculated according to the, ये मैंने बोला ना इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है A2 प्लस FL। इसके ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज़ आप इसको अच्छे से रीड करना, मतलब A2 में कौन सा आता है और A2 प्लस FL में कौन आता है और फिर C2 में कौन आता है, ये आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इश्यूज़ क्या है MSP के साथ। तो यहाँ पे इशू ये है कि लिमिटेड क्रॉप कवरेज है, जहाँ पे ओनली 23 क्रॉप्स ही इसमें गिने जाते हैं, मतलब उसके ऊपर MSP दी जाती है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे ने इसी के ऊपर बोला गया था 2022 और 2023 में हाईलाइट किया गया था कि MSP का जो बेनिफिट्स है आर कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू स्टेट्स, जैसे कि पंजाब और हरियाणा। वीट और राइस आता है तो यहाँ पे वीट एंड राइस ज़्यादा उगाया जाता है तो इन लोगों को MSP भी ज़्यादा मिलता है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ MSP के साथ। दूसरा है कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ आती हैं, जैसे कि अनइक्वल बेनिफिट्स, जैसे मैंने अभी बोला कि पंजाब और जो हरियाणा है वो ज़्यादा MSP रिसीव करते हैं और इनसे ही ज़्यादा प्रोक्योरमेंट किया जाता है। अदर स्टेट जो होते हैं जैसे कि ईस्ट के हो, साउथ इंडिया के हो, वो अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाते हैं, तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ आती है MSP के साथ। नाबार्ड के रिपोर्ट में ये बताया भी गया था कि MSP प्रोक्योरमेंट लिमिटेड सर्टन रीजन्स लिविंग आउट स्टेट लाइक बिहार एंड वेस्ट बंगाल जो होते हैं यो यहाँ पे ज़रूरी है लेकिन वो पीछे रह जाते हैं, ये नाबार्ड ने अपने रिपोर्ट 2020 में बताया था। नेक्स्ट इश्यू इसके साथ ये है कि ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी आती है, जैसे कि डिले इन प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट, फार्मर्स ऑफन रिसॉर्ट टू डिस्ट्रेस सेल्स।
तो इनका कभी कभी प्रोक्योरमेंट खरीदने में डिले किया जाता है या पेमेंट में, तो इसकी वजह से फार्मर्स क्या करते हैं, अपने ओपन मार्केट में जाके सेल कर देते हैं, वो चाहे कम पैसे आ जाए लेकिन सेल कर देते हैं वो। इस तरह से ये ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है इसमें। ये CACP की रिपोर्ट में ये 2021 में भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था कि डिले इन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर MSP। तो ये एक इशू है यहाँ पे MSP के साथ। आप अदर भी इश्यूज लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं कि यहाँ पे 4 है, बेनिफिटेड ओनली लार्ज 6% फार्मर्स। जैसे कि शांता कुमार कमेटी ने बोला भी गया था कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो कहाँ लेके जाएंगे अपना प्रोड्यूस, मतलब इतना सा होता है उनके पास प्रोक्योरमेंट के लिए कोई जाता नहीं है, तो वो इसमें आते भी नहीं। जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं जिनके पास 25 एकर्स लैंड हो, चाहे 30 एकड़ लैंड हो, 50 एकड़ हो, तो वो जो फार्मर होते हैं वो बेनिफिट उठाते हैं। जो स्मॉल एंड मार्जिनल होते हैं वो तो उठाते नहीं है। यही हाईलाइट किया था शांता कुमार कमेटी ने। और लीकेज भी कितना होता है, 40% होता है, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कितने होते हैं, 20%। तो ये किसने बताया था, ये शांता कुमार कमेटी ने बताया था। और जो 2 लाख करोड़ की हम सब्सिडीज देते हैं वो भी शांता कुमार कमेटी ने ही बताया था। ठीक है, नेक्स्ट इशू ये है कि इट हैज़ प्रोमोटेड वाटर इंसेंटिव क्रॉप, जैसे कि राइस, व्हीट। इसकी वजह से आपको पता है पंजाब में वो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ही नीचे चला गया है, क्योंकि जब MSP इस पे मिलते हैं तो फार्मर क्या करेंगे, व्हीट और राइस ही उगाना चाहेंगे, क्योंकि MSP मिलती है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा इसी क्रॉप को उगाने के लिए। तो एक तरह से इस तरह से हम प्रमोट ही कर रहे हैं ना कि आप राइस और व्हीट ही उगाओ। तो ये एक दिक्कत है इसके साथ। लैक ऑफ सेफ गार्ड्स, मतलब जैसे कि फोकस या प्रेशराइज किया जाता है सेल करने के लिए बिलो MSP प्राइस के ऊपर, तो ये भी एक दिक्कत है इसके साथ। और ये फ्लॉड अप्रोच, जैसे कि A2+ FL, मतलब जो फैमिली लेबर, इसको ही हम कंसिडर करते हैं जब MSP फिक्स करते हैं तब। C2 वाला अप्रोच हम नहीं करते हैं, जो कि स्वामीनाथन ने बोला है कि आप C2 वाला अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अभी तक जो है MSP जो है वो लीगलाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है ये देखना है हमें, या तो अगर करते हैं MSP को लीगलाइज तो उसके चैलेंजेस क्या है वो भी देखेंगे। पहले बेनिफिट देखते हैं MSP को लीगलाइज करने के। यहाँ पे अश्योर्ड इनकम फॉर फार्मर्स, अभी तक लीगलाइज नहीं है, बट अगर लीगलाइज करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या है। अभी ये इशू चल रहा है तो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो अगर करते हैं हम लीगलाइज तो उसके बेनिफिट ये है कि जो फार्मर है वो अश्योर्ड रहेंगे कि हमको तो लीगल है, मतलब कम पैसे ज़रूर मिलेंगे। तो जो रिस्क होती है डिस्ट्रेस सेल्स, मतलब नहीं लिया, प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है ग्रेन का, तो वो डिस्ट्रेस में आके अपना ओपन मार्केट में बेचते हैं, तो वो रिस्क नहीं रहेगी, मतलब वो कम हो जाएगी। और गारंटी होगी इनकम की कि मतलब पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी हो जाएगी। और स्वामीनाथन कमेटी ने भी सपोर्ट किया था कि लीगल MSP करना चाहिए, इंश्योर एटलीस्ट 50% प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट लग रहा है, पैसा लग रहा है, तो उसे 50% प्रॉफिट होना चाहिए। इस तरह से हमें MSP को लीगल करना चाहिए, ऐसा MS स्वामीनाथन ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर MSP को लीगलाइज करते हैं तो अगेन दूसरा बेनिफिट ये है कि रिडक्शन इन अग्रेरियन जो डिस्ट्रेस हो रहा है, जैसे कि फार्मर्स सुसाइड करते हैं, कभी ड्रॉट आ गया या फसल बर्बाद हो गई, तो उनको होता है कि जो हमने कर्ज लिया है वो कैसा हम बैक उनको देंगे। तो इस चक्कर में फार्मर्स स्ट्रेस में आके सुसाइड कर जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक हार्डशिप जो होती है वो कम हो जाएगी। जैसे कि NCRC ने जो रिपोर्ट बोली थी कि अगर हम कोरिलेट करते हैं इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड फार्मर सुसाइड को, मतलब कोरिलेट करके देख सकते हैं, तो ये बोला था यहाँ पे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी।
रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं अगर हम एमएसपी को लीगलाइज करते हैं। तो यहाँ पे उनको पता ही है, हम अगर ये फसल हम उगाएंगे तो इसका हमें एमएसपी ज़रूर फिक्स मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि फार्मर ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे, फार्म में जो भी वो उगा रहे हैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, ओवरऑल रूरल इकोनॉमी जो है वो अच्छी बनेगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये नाबार्ड की रिपोर्ट में भी बोला गया था 2019 में, अश्योर्ड प्राइस लीड टू इंक्रीज इन रूरल परचेसिंग पावर। तो रूरल एरिया में जो लोग हैं उनकी परचेसिंग पावर जो होती है वो बढ़ जाएगी। ये नाबार्ड की रिपोर्ट 2019 में बताया गया था। फूड सिक्योरिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी अगर आप एमएसपी को लीगलाइज करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22 में भी ये हाईलाइट किया था कि रोल ऑफ एमएसपी इन मेंटेनिंग अ बफर स्टॉक फॉर फूड सिक्योरिटी। तो ये जो फूड सिक्योरिटी के लिए हम बफर स्टॉक इकट्ठा कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अगर हम एमएसपी प्रोवाइड करते हैं अच्छी खासी। तो ये बताया गया था इकोनॉमिक सर्वे में। और प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अगर एमएसपी को लीगलाइज किया जाता है तो एग्रीकल्चर जो है उसको जो एग्रीकल्चर है हमारा उसको सस्टेनेबली हम प्रमोट कर सकते हैं, ताकि वो मतलब हो सकता है इको फ्रेंडली फार्मिंग टेक्निक या ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक को भी वो अडॉप्ट करे फार्मर्स, ताकि उनको होता है कि हम अगर उगाएंगे तो एमएसपी तो श्योरली मिलना ही मिलना है। तो ये भी होता है। नेक्स्ट इस पे चैलेंजेस क्या है, अगर एमएसपी को हम लीगलाइज करते हैं तो उसमें चैलेंजेस क्या है। तो इसमें चैलेंजेस देखो ये है, फिजिकल बर्डन आ जाएगा। लीगलाइजिंग एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स लीड्स टू इंक्रीज फूड सब्सिडी बिल। जो फूड सब्सिडी बिल अभी कितना है, 2 लाख करोड़ का है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब कितना हो सकता है, ये इकोनॉमिक सर्वे ने बताया भी था कि 4.5 लाख करोड़ एनुअली होगा। अभी कितना है, 2 लाख है, तो इतना मतलब दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट चैलेंज ये है कि अगर एमएसपी लीगलाइज करते हैं तो मार्केट डिस्टॉर्शन होगा, जो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एमएसपी क्रॉप्स कॉजिंग इम्बैलेंस इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब अगर सपोज आप वीट और कुछ राइस इसको ही एमएसपी प्रोवाइड किया जा रहा है तो यही उगाना चाहेंगे ना, तो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी होगा रिसोर्सेज का, जैसे कि वाटर और ये जो फर्टिलाइज़र है, सॉइल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और एमएस स्वामीनाथन ने वार्न भी किया था अगेंस्ट ओवर रिलायंस ऑन एमएसपी फॉर सीरियल मतलब वीट और राइस जो होते हैं इनके ऊपर ज़्यादा रिलाई मत करना, ऐसे स्वामीनाथन ने कहा भी था। इससे क्या होगा कि मोनोक्रॉपिंग ही हो जाएगी, मतलब लोग जो है वो वीट और राइस ही उगाना शुरू कर देंगे, इस तरह से उन्होंने बोला था। थर्ड चैलेंज यहाँ पे ये है, स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस हैं, मतलब कहाँ पे स्टोर करोगे। जैसे कि हमारा जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसकी रिपोर्ट आई थी 22 में, तो उन्होंने हाईलाइट किया था कि शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 20% ग्रेन जो है वो फेसिंग इश्यूज। क्यों? क्योंकि स्टोर करने के लिए फैसिलिटी ही नहीं है इतने 20% फूड के लिए। तो अगर आप एमएसपी को लीगलाइज करते हो तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर वो प्रोड्यूस ज़्यादा होगा और आपके पास स्टोर करने की कैपेसिटी ही नहीं है तो वो वेस्ट ही जाएगा ना, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये भी इसके साथ चैलेंजेस है। नेक्स्ट इसके साथ ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड कंसर्न्स, अगर अभी आप इतना दे रहे हो, मतलब कुछ ही क्रॉप मतलब 23 क्रॉप्स के लिए ही एमएसपी दे रहे हो, तभी भी डब्ल्यूटीओ में इश्यूज आते हैं। अगर सारे ही क्रॉप्स के लिए एमएसपी लीगल की जाएगी तो फिर क्या होगा, बहुत बुरा, पूरा जो हमारा ट्रेडिंग है वो कोलैप्स हो जाएगा। लीगलाइजिंग एमएसपी इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा ग्लोबली और अफेक्ट एक्सपोर्ट्स, जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर भी अफेक्ट करेगा। जैसे कि डब्ल्यूटीओ के रिपोर्ट में ये रेज भी किया था कंसर्न्स, एमएसपी ऑन ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स अंडर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये कंसर्न्स भी है एमएसपी का यहाँ पे। नेक्स्ट है कि एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है, जैसे कि ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो डिक्रीज हो जाएगा, अभी बहुत नीचे चला गया है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, शायद हो सकता है 24 में भी आ जाए क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था, तो हो सकता है वो
पूछ सकें। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट भी है इसका, अगर हम लीगलाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा एनवायरनमेंट भी, और इनइक्वालिटी आएगी। जैसे कि अभी ओनली 6% लार्जर फार्मर जो है वो ही बेनिफिट उठाते हैं एमएसपी का, तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो बिछड़ जाएंगे। तो ये इससे की वजह से इनइक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस है, तो इसमें रिफॉर्म करने की भी ज़रूरत है। देखो कभी भी हम चैलेंजेस लिख रहे होते तो यहाँ वहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे नीड क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एमएसपी क्रॉप। एमएसपी के जो क्रॉप्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एमएसपी का जो कवरेज है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सीरियल क्रॉप्स को ही नहीं बल्कि पल्सेस, ऑयल सीड, मिलेट जो है इसको भी प्रमोट करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा। नीति आयोग ने भी यही बोला था 2018 में, सपोर्टेड इंक्लूसिव मोर क्रॉप्स अंडर एमएसपी टू प्रिवेंट मोनोकल्चर, और मोनोक्रॉपिंग को प्रिवेंट करने के लिए और ज़्यादा हमें जो हमारा कवरेज है उसको बढ़ाना चाहिए, जैसे कि पल्सेस, ऑयल सीड, इसको ऐड करना चाहिए। इसे नीति आयोग ने भी बोला था 2018 में। ये और क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, प्रोक्योरमेंट जो है उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, क्योंकि शांता कुमार कमेटी ने भी यही सजेस्ट किया था कि एनकरेज स्टेट्स टू प्रोक्यूर क्रॉप्स फ्रॉम नॉन सीरियल्स। मतलब जो स्टेट है उनको ऐसे इनक्रेज करना चाहिए कि वो जस्ट वीट और राइस ही नहीं, तो जो पल्सेस होते हैं, ऑयल्स हो, सीड होते हैं, उसको भी वो प्रोक्यूर कर सकें। नेक्स्ट है प्रोमोशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, जैसे कि टू रिड्यूस प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। प्रोक्यूर करते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। लेकिन अगर आप डायरेक्टली पैसे, जैसे कि पीएम किसान में कैश ही प्रोवाइड किया जाता है, ये रैतु बंधु जो है तेलंगाना की स्कीम, इसमें भी कैश ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर ऐसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हैं तो इससे क्या होगा, ये जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है ये बचेगा, स्टोरेज वाला कॉस्ट बचेगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन वाला कॉस्ट है वो भी बचेगा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं हम। और इम्प्रूव स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, इसके यूनिट जो होते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। या ये जो है नेशनल, इसका फुल फॉर्म कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी इसमें कमेंट बॉक्स में। NIDF जो फंड है, ये फंड है, इसको भी हम मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। मार्केट रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जैसे कि इनाम है, ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी भी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो इसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जैसे कि अशोक दलवाई कमेटी जो आई थी 2018 में, इन्होंने फार्मर की इनकम की डबलिंग की बात भी की है, बट इन्होंने आल्सो ये बोला था कि नीड टू मार्केट रिफॉर्म्स टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन MSP। अगर हम मार्केट का रिफॉर्म करते हैं तो जो फार्मर है वो ज़्यादा रिलाई नहीं रहेंगे MSP के ऊपर, ऐसा इन्होंने बोला था। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है UPSC में। तो इससे रिलेटेड इश्यूज, कंस्ट्रेंट, मेजर्स क्या है वो हमें आज देखना है यहाँ पे। तो स्टोरेज इशू ये है कि अभी हमने देखा था, आप लिख सकते हो 4-5 पॉइंट तो आराम से लिख सकते हो। लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग है, लीडिंग टू लॉसेस पोस्ट हार्वेस्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, फूड स्पॉइलेज हो जाता है और डैमेज होता है। तो इसकी वजह से स्टोरेज अगर कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है तो लैक ऑफ मोबाइल कोल्ड स्टोरेज, ये एक इशू है स्टोरेज के साथ। नेक्स्ट है पुअर रोड कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। नाबार्ड ने भी बोला है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के होते हैं वो 6 to 18% होते हैं हर साल। तो ये कनेक्टिविटी हमें अच्छी करनी चाहिए। पुअर इंटर कनेक्टिविटी, जैसे कि रेल, पोर्ट, तो यहाँ पे जो स्टोरेज होते हैं ले जाने, सपोज आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो अब किसी भी चीज़ में लेके जा रहे हो तो वहाँ पे भी एक कैपेसिटी होनी चाहिए स्टोर करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने तक। तो ये भी ICAR जो है हमारे, तो इन्होंने भी यही बोला था कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है वो है 20 या 30% तक आता है। तो ये इशू है इसके साथ।
और ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन करने की ज़रूरत है। चेक पोस्ट जो होते हैं उसकी वजह से डिले हो जाता है, और तो हमें जो ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें रिफॉर्म रेगुलेट करने की ज़रूरत है या रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो मेजर क्या है यहाँ पे, मेजर आप ये बता सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि जैसे कि इन्वेस्ट इन कोल्ड स्टोरेज, जैसे कि पीएम किसान संपदा जो योजना है, इसका एम है कि टू डेवलप कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए इन्होंने ये योजना, इसका एम भी यही है। ठीक है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि किसान रेल है एंड कृषि उड़ान है, तो इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। स्ट्रीमलाइंड रेगुलेशन, रिड्यूस डिले, इसकी वजह से डिले जो है वो रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंस्ट्रेंट। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बता रही हूँ ताकि वीडियो ना लंबी हो और आपका टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है। आप वैसे देख के कर सकते हैं, मतलब देख के आप पढ़ भी सकते हो। मल्टीपल, यहाँ पे मार्केटिंग कंस्ट्रेंट्स में ये फर्स्ट पॉइंट आता है कि मल्टीपल इंटरमीडिएट्स, बहुत सारे मिडलमैन्स होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई चेन रिड्यूस होती है, जो शेयर मिलना चाहिए, जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। नीति आयोग ने 2019 में बोला था कि फार्मर्स रिसीव फाइनल शेयर, मतलब रिटेल प्राइस उनको मिलती है 25% to 30%, जबकि ज़्यादा मिलनी चाहिए फार्मर्स को, क्योंकि सारा तो मिडल मैन इतने होते हैं, हर स्टेज में मिडल मैन है, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है प्रोक्यूर करने से पूरा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बेचने तक मिडल मैन होते हैं, तो कैसे उनको बेनिफिट मिलेगा। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, जो फार्मर होते हैं उनको टाइम पे इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, तो इसकी वजह से उनको कम प्राइस पे बेचना भी पड़ता है, मतलब डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। ये FAO की रिपोर्ट है कि 60% फार्मर्स नॉट अवेयर करंट मार्केट प्राइस लीडिंग टू डिस्ट्रेस सेल्स। तो ये आप इस तरह से डाटा भी मेंशन कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। इनएडिक्वेट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मेनी APMCs हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंसी और डिले भी हो जाता है। तो ये CACP की रिपोर्ट है 2021 की, उन्होंने बोला है कि लैक ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब 70% APMC के पास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। नेक्स्ट मार्केटिंग का यही है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिसीज लानी चाहिए, जैसे कि APMC एक्ट है उसको रेगुलेट करना